यस क्लास, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। हमने स्टार्ट किया था यूजीसी नेट 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज। लास्ट पेपर जो हमने इसमें स्टार्ट किया था वो एग्जाम आपका 7 जनवरी 2025 को कंडक्ट हुआ था। इसके हमने एक्चुअली में 35 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किए थे। गॉट इट? इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आज मैं आप सबके सामने हूँ, जिसमें नेक्स्ट 35 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ कनिष्का, आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एमबीयू एंड क्वालिफाइड माई यूजीसी नेट इन बोथ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन था आपका जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। गॉट इट? मैं मेरी वीडियो बंद ही कर लेती हूँ ताकि हर बार की तरह डाटा पीछे ना छुप जाए। गॉट इट? अब आपको स्क्रीन इजीली विजिबल होगी। जैसे मैं कई बार कुछ लिखती थी ना तो वो आपका हाइड हो जाता था मेरे पीछे, तो वो चीज अब आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क के अंदर दिया था, है ना? आ जाओ। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 10th यूनिट, दैट इज इनकम टैक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखी है, कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुली एग्जेम्प्ट। कम्यूटेड पेंशन अगर रिसीव की है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने तो वो आपकी फुली एग्जेम्प्ट होगी। दिस स्टेटमेंट इज टोटली टोटली ट्रू। कम्यूटेड पेंशन का सेक्शन बता दो मुझे, एक बार सारी चीजें बता देती हूँ। कम्यूटेड पेंशन का मुझे सेक्शन बताना भाई। कम्यूटेड पेंशन का सेक्शन है मैम 1010A। इसके अलावा कम्यूटेड पेंशन के अलावा कौन कौन से ग्रेचुटी बेनिफिट आपको मिल, सॉरी ग्रेचुटी कह रही हूँ, रिटायरमेंट बेनिफिट। कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं मैम? इसमें हमें ग्रेचुटी भी मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है। ग्रेचुटी का मुझे सेक्शन बताना मैम। ग्रेचुटी का सेक्शन है 1010। भाई थोड़ा सा ना आज राइटिंग पे कम जाना, क्योंकि पेन में थोड़ी दिक्कत है और मैं उस हिसाब से चीजें मैनेज कर नहीं पा रही हूँ, बट आई हैव टू टेक योर क्लास, ताकि कोई बैकलॉग आपका भी ना रहे और बिल्कुल मेरा भी ना रहे, क्योंकि मैंने खुद से भी तो प्रॉमिस किया है ना कि मैं कंप्लीट करूंगी। सो उस चीज को थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी वो टोटली एंड टोटली करेक्ट है। साथ में मैं आपको इसका पूरा केस ही बता देती हूँ। फर्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे हमने देखा आपका ग्रेचुटी होता है। ग्रेचुटी को एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 1010 में। ग्रेचुटी के दो चीजें आपको याद रखनी है। ग्रेचुटी के अंदर आपको दो चीजें याद रखना है भाई। मैं मैक्सिमम हो सकेगा वो शॉर्ट में ही लिखूंगी, सो यू हैव टू मैनेज इट। फर्स्ट आपको ये देखना है ग्रेचुटी आपकी जो रिसीव हुई है वो ड्यूरिंग सर्विस है या ग्रेचुटी आपको जो मिली है वो एट द टाइम ऑफ डेथ या रिटायरमेंट के केस में मिली है। अगर ड्यूरिंग सर्विस आपको मिली है देन दैट ग्रेचुटी अमाउंट इज फुल्ली एंड फुल्ली टैक्सेबल। वहीं पे अगर डेथ या रिटायरमेंट के केस में मिली है तो इसमें दो केस फर्दर अराइज होते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर केस है आपके नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो नॉन गवर्नमेंट के केस में फर्दर दो केस आते हैं। हम ये देखते हैं कि वो पोगा के अंदर रजिस्टर है या नहीं है। पोगा के अंदर रजिस्टर है या नहीं है। अगर वो पोगा के अंदर रजिस्टर है तो उसका जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज 15/26 इंटू लास्ट जॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर। वहीं पे पोगा के अंदर रजिस्टर नहीं है तो उसका जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज 15/30। 15/30 मल्टीप्लाई बाय लास्ट 10 मंथ की सैलरी, लास्ट 10 मंथ की सैलरी मल्टीप्लाई बाय आपका जो भी आपने वहां पे कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस किए हैं, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस किया है। क्लियर है यहां तक? और मैडम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपकी फुली एग्जेम्प्ट होती है। ये था पूरा ग्रेचुटी का प्रोविजन। अगर हम बात करते हैं आगे कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन का सेक्शन क्या है? कम्यूटेड पेंशन का सेक्शन मैडम 1010A है। कम्यूटेड पेंशन में क्या होता है? अगर कम्यूटेड पेंशन आपकी अनकम्यूटेड है, मतलब आप मंथली ले रहे हो, अनकम्यूटेड के केस में आपका फुली टैक्सेबल होता है। बट अगर आप कम्यूटेड पेंशन एज ए कम्यूटेड ही ले रहे हो तो कम्यूटेड पेंशन के यहाँ पे आपके फर्दर दो केस बन के आते हैं। कम्यूटेड पेंशन के फर्दर दो केस बन के आते हैं।
फर्स्ट है कि अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एंड सेकंड केस है आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमने देखा फुली टैक्सेबल होगा, सॉरी फुली एग्जाम्प्ट होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय दामाद जी होते हैं, सरकारी दामाद, तो फुली एग्जाम्प्ट, इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वहीं पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको फर्दर दो केस देखनी है। ये देखना है कि आपको वहां पे पहले ग्रेच्युटी रिसीव हुई है या नहीं हुई है। अगर ग्रेच्युटी रिसीव हुई है तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 1/3 इंटू 100% कॉम्यूटेड पेंशन, जितनी भी आएगी वो आपकी एग्जाम्प्ट होगी। वहीं पे ग्रेच्युटी अगर आपकी रिसीव नहीं हुई है तो उस केस में फॉर्मूला बनेगा आपका 1/2 इंटू 100% कॉम्यूटेड पेंशन, जो भी आपके वहां पे आएगी वो आपकी एग्जाम्प्ट होगी। यहाँ पे एग्जाम्प्ट याद रखना। क्लियर है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो जहां पे आपका ए ऑप्शन नहीं है उनको एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। तो फिर आ जाओ सेकंड पे। सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या बोलती है, सेक्शन 30 जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट, रेट, टैक्स, रिपेयर, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग यूज बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेक्शन 30 इनकम टैक्स का आपको डिडक्शंस बताता है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी रेंट, रेट, रिपेयर, इंश्योरेंस बिल्डिंग का है बाय द यूज ऑफ एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये आपकी। एंड इवन अब आप ऑप्शन की तरफ भी जाते हैं तो ऑप्शन बी जो है वो आपका दोनों जगह कॉमन भी था। नेक्स्ट कम ऑन टू द स्टेटमेंट सी, दैट इज द सेक्शन 33 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बताता है प्रोविजन किसके रिलेटेड, प्रोविजन डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट से रिलेटेड प्रोविजन है। डेप्रिसिएशन का सेक्शन बताना मुझे एक बार, क्या डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट का सेक्शन 32 है या 33 है? मैम ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज डेप्रिसिएशन का जो सेक्शन है वो आपका 32 है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट आपकी, दैट इज बेस्ड ऑन द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट। कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट आएगा या फिर आपका ओनली कैपिटल एसेट आएगा? मैम ओनली कैपिटल एसेट आएगा, तो आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग हो जाएगी। एंड नाउ कम ऑन द लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके कहां पर डिफाइन किया गया है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको बताया गया है इन द सेक्शन 242A के अंदर। वहीं पे इफ आई टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन है 229A। 229A क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले? समझ में आया ये सारे प्रोविजंस आप लोगों को? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, कैपिटल एडवोकेसी रेशियो। ये कैपिटल एडवोकेसी रेशियो होती क्या, मुझे साथ साथ ये भी बताना एक बार। What do you mean by the term capital adequacy ratio? कहाँ पे हम इस कौन सा टॉपिक में पढ़ा है, कहाँ इसको यूज करते हैं? जो ये कंसेप्ट है आपका कैपिटल एडवोकेसी रेशियो का, ये हम पढ़ते हैं आपके बेजल के टाइम पीरियड पे। बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3 हुई थी। बेजल नॉर्म्स या बेजल अकॉर्ड आपके आए कब थे? मैम ये हमारी बेजल कमेटी बनी थी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन। कब बनी थी मैम? बेजल कमेटी बनी थी आपकी 1974 के अंदर। 1974 के अंदर क्यों बनी थी? ये बनी थी आपके एक तरीके से जब बहुत बड़े बड़े बैंक्स का फेलियर हुआ था। जर्मनी का बैंक था हॉर्शेट बैंक, उसके फेलियर के टाइम पे बनी थी। किसने बनाई थी मैम? G10 कंट्रीज के मेंबर्स थे, मतलब कि वहां के एक तरीके से आप कह सकते हो सेंट्रल बैंक के गवर्नर। जो G10 कंट्रीज है उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ने ये मीटिंग करी थी और इस तरीके की कमेटी बनाई थी। तो मैम मेरे को बेजल्स के बारे में बता दो। बिल्कुल सुन लो। बेजल 1 के अंदर क्या था? बेजल 1 के अंदर आपका 1988 में आया था और लगभग 4 से 6 साल बाद अराउंड 1992 एज पर द डॉक्यूमेंट 1992 के अंदर इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया था। बेजल के अंदर क्या था? बेजल 1 में ये बताया गया कैपिटल एडवोकेसी रेशियो जो है, कैपिटल एडवोकेसी रेशियो या इसको कैपिटल एडवोकेसी रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, दैट इज 8%।
अब किस चीज का 8% होगा वो डिवाइड किया था 3 केस के अंदर, एक है टीयर 1 कैपिटल, एक है आपकी टीयर 2 कैपिटल एंड लास्ट आपकी रिस्क वेटेड एसेट। टीयर 1 कैपिटल है आपकी गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का मतलब है कि वो वाली कैपिटल का पैसा हम इसमें इंक्लूड करेंगे जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज में चाहिए होता है। रिटेन्ड अर्निंग है, पेड अप कैपिटल है, गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट्स है, डिस्क्लोजर रिजर्व्स है एंड ऑल। इफ आई टॉक अबाउट द टीयर 2 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल आपकी गॉन कंसर्न है। गॉन कंसर्न का मतलब है जब ये होगा कि बिल्कुल अब बाइंडिंग अप की सिचुएशन है, उस टाइम पे हम इस कैपिटल को यूज करेंगे, लाइक द अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व आप कह सकते हो, इसमें सबॉर्डिनेट टर्म डेट या कुछ रिवैल्यूएशन का रिजर्व है वो सारा, तो वो आपका टीयर 2 कैपिटल में आएगा। रिस्क वेटेड एसेट क्या होती है, जितनी भी आपकी टोटल एसेट है उसको आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, दैट इज 0%, 20%, 50% एंड 100%। उसमें देखते हो कि कौन सी एसेट जो है ऐसी है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है, दैट इज 0%। हो सकता है लाइक आपका कैश या सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। वहीं पे कुछ एसेट ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको पता है कि 100% रिस्क है, यहां से पैसा निकलना मुश्किल है, लाइक कॉर्पोरेट लोन या आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल। मैं यहां लिख ही देती हूँ ये फॉर्मूला। तो ये 8% है, ये आपका होता है कैपिटल एडविक्वेसी रेशियो, that is tier 1 capital plus tier 2 capital upon risk weighted asset into 100। मैंने आपको बता दिया टीयर 1 क्या है, टीयर 2 क्या है और रिस्क वेटेड एसेट क्या है। बट ये सारी चीज थी हमारी बेसल 1 की। जब हम बेसल 2 पे आए, इन चीजों को इम्प्रूव किया गया। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक सेटअप बाय द आरबीआई। तो ये आपका मेनली बेसल 3 के अंदर आएगा। मैं डायरेक्टली बेसल 3 पे चलती हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। बेसल 3 के अंदर क्या था, बेसल 3 के अंदर जो कैपिटल एडविक्वेसी नॉर्म्स हैं उनको ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया। कैसे स्ट्रिक्ट किया गया, जो 8% बेसिक होता था उस 8 को कन्वर्ट कर दिया 9 में, कि 9% कैपिटल एडविक्वेसी रिक्वायरमेंट आपको रखनी है, प्लस 2.5% जो है वो इसमें लेके आया गया मिनिमम कैपिटल कंजप्शन बफर। ये मिनिमम कैपिटल कंजप्शन बफर जो है वो ओनली एंड ओनली आपके इक्विटी के ऊपर लेके आया जाएगा, ये पॉइंट का भी ध्यान रखना। प्लस इसी के अंदर आप 0.5 से लेकर या 0.25 तक का काउंटर साइक्लिक बफर भी लेके चलोगे। इसमें आप ये काउंटर साइक्लिक बफर भी लेके चलोगे कि कई बार क्या होता है बिजनेस की टॉप एंड बूम के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं, तो उसमें भी हम 0.5 से 0.25 तक का बफर लेके चलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये लगभग 9 एंड 2.5 11.5 प्लस दिस, तो ये लगभग आपका 12% बनता है फॉर दैट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा दैट इज 12% कैपिटल एडवोकेसी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? होप सो। जो मेरे को ये है बिना पेन के मैं थोड़ी सी तिगड़म बाजी लगा के आपकी क्लास ले रही हूँ वो बिल्कुल वसूल होगी अब हमारे लिए। तो इस मेरे मोटिवेशन को आप ही बढ़ा सकते हो और आप ही घटा सकते हो बिल्कुल। सो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फिर भी कुछ गड़बड़ लगे, कुछ दिक्कत लगे, कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। इवन यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली एज वेल। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द लिस्ट का। इसमें आपको कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम दे रखी है और उन स्कीम के ईयर्स के साथ आपको मैच करना है। इससे पहले मुझे ये बता दो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है भाई? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज, अवेयरनेस सबके पास होनी चाहिए। मतलब कि सबके बैंक अकाउंट होने चाहिए, सबको बैंक अकाउंट के यूजेस के बारे में पता होना चाहिए। एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म को एक बढ़ावा देना।
फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आपका कहते हैं न्यूज में मेनली आया था, वो आया था 2015 के अंदर, ये भी ध्यान रख लेना। पहली जो स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन की आई थी वो थी पीएम जन धन योजना। पीएम जन धन योजना आपकी 2014 के अंदर इंडिया के अंदर आई थी। नेक्स्ट फिर आई थी आपकी 2015 के अंदर, दैट इज पीएम मुद्रा योजना। बेसिक बेसिक आपको ना इन स्कीम्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि इन स्कीम्स के अंदर क्या था। पीएम जन धन योजना के अंदर मेनली बैंक अकाउंट ओपन करे गए थे। पीएम मुद्रा योजना के अंदर आपको इजी टर्म्स के अंदर लोन दिया गया था। स्टैंड अप इंडिया, कई बार इसको ना स्टार्टअप इंडिया भी बोल देते हैं, तो ये स्टैंड अप इंडिया आपका था 2016 के अंदर। इसके अंदर ये बोला गया था कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब हमको ओपन करनी है। एंड द लास्ट इज वे वंदना, दैट इज 2017। क्लियर? याद रखने वाली मेन चीज थी, समझाने का इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं। सो होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कंसेप्ट इन द अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन पे ये क्वेश्चन आपका बेस है। सबसे पहले है आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को हम प्रूडेंस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो फ्यूचर में होने वाले लॉस हैं, उन लॉस के लिए हम आज ही प्रोविजन बना लेंगे ताकि लॉस ना हो। बट वहीं पे जो होने वाले प्रॉफिट हैं, उन प्रॉफिट को हमें एंटिसिपेट नहीं करना है। उन प्रॉफिट पे हमें कोई एंटिसिपेट नहीं करना है। प्रॉफिट आ गए तो बढ़िया, नहीं आए तो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। बट जो नुकसान हो सकता है उस नुकसान की भरपाई के लिए प्रोविजन आज ही तैयार कर लेंगे। इसको प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट ये बोलता है each and every transaction have the two effect and one account should be debit and another should be credit। एक अकाउंट जो है वो आपका डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट जरूर होगा। ये बोलता है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल दैट इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो बिजनेसमैन है ना, जो आपका ऑनर है बिजनेस का, वो ऑनर एक अलग है और बिजनेस एक अलग है। मैम इसकी कोई एप्लीकेशन एग्जांपल दो तो बढ़िया समझ में। इसको समझो, ओनर जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, बिजनेस उसको अपनी एज ए लाइबिलिटी मानता है। मानता है या नहीं मानता? यस मैम, बिल्कुल मानता है। एग्जाम्पल मैम, एग्जाम्पल है कैपिटल। कैपिटल वो पैसा होता है जो कि बिजनेसमैन बिजनेस को चलाने के लिए लगाता है ना? तो वो उसको एज ए अपनी कैपिटल मानता है। तो सॉरी, बिजनेस जो है उसको एज ए लाइबिलिटी मानता है। तो बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। यहाँ पे ये बताया गया। आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस का लॉस है तो बिजनेसमैन का लॉस है, या बिजनेसमैन का प्रॉफिट है तो बिजनेस का प्रॉफिट है। नो, इवन ड्राइंग्स का प्रोविजन भी इसी पे बेस है। अगर बिजनेसमैन आपके खुद के पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो वो एज ए ड्राइंग कंसीडर किया जाता है। यूं नहीं कि घर का काम घर में यूज होगा। नो। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल आपको बोलता है कि जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, जो भी प्रोविजंस आप फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का जो भी कंसेप्ट आप एक साल एक ईयर में यूज कर रहे हो, वही आपको कंटिन्यू रखना है। हर साल डेप्रिसिएशन का एक अलग मेथड आप नहीं लेके आओगे। तो ये बोलता है आपको कंसिस्टेंसी। अब आ जाओ, इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और फिर इनकी मैचिंग मैचिंग खेलते हैं। First, use the same accounting policy by firm from period to period. That is consistency. Be consistent with a single policy. Next, आपका enterprise is treated as separate from the owner and other person associated with is separate from the owner, separate business entity.
Every transaction has two effect, that is dual aspect. One effect is one account is debit and another should be credit. And the last one is anticipate no profit but provide all possible loss, that is conservatism. Last जो हमने पेपर किया था ना 27 जून 25 वाला, उसमें भी आपका कंजर्वेटिज्म यानी कि प्रूडेंस प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था, बट वो क्वेश्चन था आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस या उसके यूजेस पे। इसमें हमने देखा था जो हम डाउटफुल डेट बना के चलते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के चलते हैं, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। गॉट इट? समझ में आ रही है चीजें? Okay, then move on to the next question, please. That question is proposally based on the chapter capital budgeting. फाइनेंस के अंदर आपका एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है मैम? कैपिटल बजटिंग एक ऐसा डिसीजन है जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे पैसा उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर लगाना है या नहीं लगाना है, उससे रिलेटेड मुझे डिसीजन लेना होता है, दैट इज नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म के अंदर लगाना है या नहीं, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। प्लस कैपिटल बजटिंग में आप कह सकते हो कि जो भी आप पैसा लगाते हो ना ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्ग टर्म वाले, तो वो एक तरीके से आपकी संक कॉस्ट बन जाते हैं। वो एक तरीके से संक कॉस्ट बन जाते हैं। ये संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो आप बाद में इतनी आसानी से रिकवर नहीं कर सकते। रिकवर आप नहीं कर सकते इसको आसानी से। समझ में आया? कैपिटल बजटिंग की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। मेनली जो टेक्निक है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। कैपिटल बजटिंग की जो मेजरली टेक्निक है वो दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज ट्रेडिशनल टेक्निक एंड द मॉडर्न टेक्निक।
यार तुम्हारी क्लास में ना मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा ग्रहण लग चुका है आज, जो मैं क्लास ही नहीं ले पा रही। एंड वही हार मानने वाला दिमाग तो मेरा भी नहीं है ना। अभी मैं क्लास ले रही थी और बीच में माइक बंद हो गया एंड मेरे को ये था कि सेम सेम सिमिलर से हैं, तो मेरे को ये दोनों साथ ही रखे थे और मेरे को ये याद नहीं रहा मैंने कौन सा पहले चार्ज किया था, कौन सा मैंने यूज किया था। एंड मैं बोलती गई और बाद में देखा तो वॉइस ही नहीं थी, बट इट्स ऑल राइट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें भी कुछ पॉजिटिविटी देखते हुए अगेन हो सकता है कुछ बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो इवन आई डोंट नो कि कौन से वाले क्वेश्चन से आपका माइक बंद हुआ है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अब होता भी ये है कि बीच में माइक बंद हो जाता है ना, तो आई थिंक बच्चे आगे तक देखते ही नहीं है, फिर वो भाग जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं जो भी होगा, कोशिश है हमारी भी एक। चलो, this is the characteristics. This question is based on the characteristic of high customer centric organization. High customer centric organization का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर को बहुत एक तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर के हिसाब से अपनी पॉलिसीज में चेंज लेके आ रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर के हिसाब से काम कर रही है। तो ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक हाई कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलती है। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन दैट। देखो इसमें फर्स्ट इज द मार्केट ड्रीवन। मार्केट ड्रीवन का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो मार्केट के हिसाब से चलती
भाई तुम्हारी आज की इस क्लास पे ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा ग्रहण लगा है जो बार बार ये दिक्कत आ रही है। होप सो की एक्सप्लेनेशन मैंने मैक्सिमम हद तक कर दी होगी। अगर फिर भी रहा तो अब तो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टर्शरी बिल। अब तो आई थिंक वॉइस का कोई इशू नहीं होगा। अब पता है रिकॉर्डिंग क्लास है, मुझे पता भी नहीं चलता कि वॉइस जा रही है या नहीं जा रही है। लाइव में तो ठीक है, कभी कुछ कमेंट्स वगैरह दिख जाए तो। अब मैं करती हूँ रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग में मुझे पता नहीं चलता। आगे से मैं सोचूं मैं लाइव क्लास ही लूं ताकि कुछ तो मुझे साथ साथ फीडबैक मिलता रहे। एक बार तो इवन ऐसा हुआ था, मैंने पूरी आधे घंटे की क्लास कंप्लीट कर दी और मैंने माइक ही नहीं यूज किया। लिटरली मैं भूल गई, मैंने उतार के पता नहीं कब रख दिया, कुछ बुला लिया होगा किसी ने। और ऐसे भी सिचुएशन होती है एज ए न्यू ऑनलाइन टीचिंग जर्नी में। मैं ये चीजें सीख रही हूँ। मेरा तो चीजें गुम भी तो बहुत होती है, जैसे आज मैं पेन खो के बैठी हूँ। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ टर्शरी बिल। टर्शरी बिल का फीचर कौन सा है, आपसे ये पूछ रखा है। सबसे पहला, टर्शरी बिल होता क्या है? मैम टर्शरी बिल आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। किसका इंस्ट्रूमेंट है? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल क्या एक नेगोशिएबल सिक्योरिटी है? यस, ट्रेजरी बिल एक तरीके की नेगोशिएबल सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट है, ट्रेजरी बिल इशू एट पार और रीपेड ऑन मेच्योरिटी। नहीं, ये गलत है। इशू एट पार रीपेड ऑन मेच्योरिटी नहीं होता। इशू एट डिस्काउंट और रीपे ऑन पार होता है। डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और रीपे किया जाता है पार वैल्यू पे। जो डिफरेंस होता है वो एक तरीके से एज ए बेनिफिट वहां पे हम लेके चलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। ए आएगा, जहां ए नहीं है उसको काट दो। बी नहीं आएगा, जहां पे बी है उसको भी काट दो। अब ऑप्शन बचे ए सी डी एंड ई। ई देखो सबसे पहले, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट। टर्शेबल की एज सच कोई हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती। इवन किसी भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको नहीं देखने को मिलती है। रेदर देन अगर आप ये कॉल मनी वगैरह की बात करते हो, जो एक एक दो दो या कुछ घंटों के लिए जब आपसे पैसा लिया जाता है, वहां पे आप कह सकते हो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई होती है। बिल्कुल इमरजेंसी का टाइम पीरियड पे एकदम से पैसे की जरूरत पड़ती है। बट इफ आई टॉक अबाउट द केस ऑफ टर्शेबल, देयर इज नो, वी कांट से इट हैव हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो ऑप्शन ई डी भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ से निकल कर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ए सी एंड डी इज हियर द करेक्ट आंसर। डी क्या है? एश्योर्ड इल कि बेशक से बात है, एश्योर्डली है कि आपको वहां से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टर्शरी बिल जो है वो एक तरीके से आपका सिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड किस कंटेक्स्ट में? बिकॉज टर्शरी बिल आपका एक तरीके से हाई क्रेडिट वर्थीज कंपनीज जो है वो प्रोवाइड करती है, तो इसमें तरीके से रिस्क का चांस कम रहता है। नहीं नहीं, ट्रेजरी बिल आरबीआई प्रोवाइड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस यस, इट्स माय मिस्टेक। आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसको भी काट दो। एश्योर्ड तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। हाई लिक्विडिटी ऑन द शॉर्ट, ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट टेन्योर। हाई लिक्विडिटी, इतनी हाई कुछ लिक्विडिटीज की आप नहीं कह सकते। तो ठीक है, बाकी हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, तो हमें यहाँ पे ए सी और डी के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एश्योर्ड इल तो कंफर्म है ही है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई नहीं होती है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेंशन द यूनिलेटरल रिलीफ। यूनिलेटरल रिलीफ और बायलेटरल रिलीफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनिलेटरल रिलीफ क्या होती है, किस कंटेक्स्ट में दी जाती है? सबसे पहले तो इसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जो ये रिलीफ की बात कर रहा है वो रिलीफ आता है आपका डीटी डबल ए के टाइम पीरियड पे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंट एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, कई बार कोई सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कोई इंडिविजुअल या कोई पर्सन है, वो जो इंडिया का रूल है उसके हिसाब से भी वो रेसिडेंट बन जाता है, और कुछ फॉरेन कंट्री का रूल है उसके हिसाब से फॉरेन के अंदर भी वो रेसिडेंट बन जाता है। तो अगर इंडिया के अंदर रेसिडेंट बन गया तो हम उससे टैक्स लेंगे, साथ में फॉरेन के अंदर वो रेसिडेंट है तो वहां पे भी उसे टैक्स मांगा जाएगा। तो उस एक पर्सन को अपनी एक इनकम के ऊपर दो बार टैक्स देना पड़ जाएगा। एक बार वो इंडिया के अंदर देगा और एक बार वो बाहर किसी कंट्री में देगा।
तो ये चीजें हैपन ना हो इसलिए कुछ कंट्रीज मिलके एग्रीमेंट कर लेती है जिसे डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट कहा जाता है। हर कंट्री का सबके साथ एग्रीमेंट नहीं होता, तो कई बार फॉर एग्जांपल इंडिया का और जापान का कोई एग्रीमेंट नहीं है और सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो पर्सन इंडिया के अंदर भी रेसिडेंट है और वो जापान के अंदर भी रेसिडेंट आपका बन गया है, तो उस केस में एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस के अंदर आपको यूनिलेटरल रिलीफ दी जाती है। उस केस में आपको यूनिलेटरल रिलीफ दी जाती है और यूनिलेटरल रिलीफ को जो एक्सप्लेन किया गया है वो किया गया सेक्शन 91 के अंदर। कुछ प्रोविजंस है, अगर उन प्रोविजन को आप फुलफिल करते हो तो ही आपको यूनिलेटरल रिलीफ दी जाती है। 4 से 5 प्रोविजन आते हैं, वो प्रोविजन भी पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आया? उन प्रोविजंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। Move on to the next question that is based on the economics at their contributors। भाई आवाज को बता देना मुझे बीच में हो तो मैं भी बार बार देख रही हूँ इस पर। कुछ इकोनॉमिक्स हैं और उनके कंट्रीब्यूटर, मेनली तो वैसे ये बुक्स दे रखी है, तो एडम स्मिथ की बुक है आपकी वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की बुक है आपकी वेल्थ ऑफ नेशन। ए मार्शल की बुक है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जे आर हिक्स है आपकी एक सेकेंड, मार्शल का तो इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक्स था। हाँ, मार्शल का प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और हिक्स का है आपका वैल्यू। ठीक है, सही जा रही थी मैं। ए आर मार्शल है आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जे आर हिक्स है आपकी वैल्यू एंड कैपिटल, एंड लियोनटॉफ की है आपकी इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक्स। इस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन की मैचिंग करनी है और भैया याद कर लो, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ जैसे मैं अभी हुई थी, बट इनको याद करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, ए आर मार्शल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जे आर हिक्स वैल्यू एंड कैपिटल, वैसलिन लियोनटिफ इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक्स, वैसलिन लियोनटिफ इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक्स। Next, move on to the next question. Which of the following point are considered as a silent feature of LLP? LLP के फीचर्स के बारे में पूछ रखा है। सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो LLP होती क्या है। मैम LLP एक तरीके की कॉम्बिनेशन फील्ड है, यू कैन से द हाइब्रिड फील्ड। हाइब्रिड किसकी? LLP के अंदर आपकी कंपनी एंड पार्टनरशिप, कंपनी और पार्टनरशिप की एक हाइब्रिड फॉर्म है। कंपनी के कुछ फीचर्स लिए गए हैं, कुछ फीचर्स आपके पार्टनरशिप के लिए गए हैं, उससे आपकी एलएलपी फॉर्म होती है। एलएलपी रजिस्टर्स होती है मैम आपके कंपनी एक्ट के अंदर, भले ही इसके लास्ट में आपको पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड यूज हुआ है, बट इसको एक तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाता है आपकी कंपनी एक्ट के अंदर। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस और वाइंडिंग अप का प्रोसेस लास्ट वाला जो पेपर हमने किया था उसमें आ रखा था और उस प्रोसेस को बहुत बढ़िया तरीके से समझा भी है। इस वाले पेपर में एलएलपी के फीचर से आपका क्वेश्चन बना है, तो ये बता दो कौन सा एलएलपी का फीचर है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यस मैम बिल्कुल होती है। एलएलपी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स पार्टनर, यस मैम बिल्कुल। LLP does not enjoy, LLP does not enjoy गलत होगी, LLP enjoy a perpetual succession। फिर है पार्टनर्स ऑफ एलएलपी हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो पार्टनर्स है एलएलपी के उनकी एक तरीके से अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। एंड एलएलपी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, एलएलपी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये बात भी सही है। मेरे को अनलिमिटेड वाला बताना, अरे मैडम वर्ड के अंदर ही एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड कहां से आ जाएगा, तो आपको सी और डी ऑप्शन को एलिमिनेट करना था। करेक्ट आंसर आपका ए, बी और ई निकलकर आ जाएगा। समझ में आया? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि पार्टनर्स आते जाएंगे, पार्टनर्स जाते जाएंगे, एम्प्लॉयज आते जाएंगे, एम्प्लॉयज जाते जाएंगे, बट कंपनी एग्जिस्ट। कंपनी की एक खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। किसी पार्टनर के, किसी की मेंबर के आने या जाने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज नोन एज ए परपेचुअल सक्सेशन and that's why we call it is a artificial of person. Move on to the next question. Arrange the following channel in
द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ सेल। ये कुछ चैनल है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इनके सेल के वैल्यू एडिशन से। ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, ए, बी या सी। ए है आपका रिटेल स्टोर, रिटेल स्टोर आपके फेस टू फेस होते हैं तो हो सकता है ये वैल्यू अच्छी दे, तो सबसे पहले तो ए को रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। फिर आ जाओ आप सी पे, सी है इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर क्या होता है, इंटरनेट का काम है एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो वहां इंटरनेट में लाइक आपके कुछ ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो एज ए रिटेलर वर्क करती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो वहां पे आपका कोई 1 to 1 कांटेक्ट नहीं होता है, तो इनका एक वैल्यू एडिशन काफी कम रहता है। देन ऑफ कोर्स वी कैन से द आंसर विल स्टार्ट विद द ऑप्शन नंबर ए एंड वी कैन एलिमिनेट विद द हेल्प दैट ऑप्शन ए एंड डी को हम एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ इंटरनेट। इंटरनेट के बाद ऑप्शन दे रखा है ए, रिटेल स्टोर, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ द कंफ्यूजन इज इन द पॉइंट बी एंड द पॉइंट डी, वैल्यू एडेड पार्टनर एंड द सेल फोर्स। देखो वैल्यू एडेड पार्टनर का मतलब है कि किसी हम एक्सटर्नल पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं एज ए पार्टनर, जिसका काम ही ये है कि वो वैल्यू प्रोवाइड कर सके। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द सेल फोर्स, सेल फोर्स का मतलब वो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हैं जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम ही सेल्स का है। तो वैल्यू एडेड पार्टनर को तो हमने एक्सटर्नल अपॉइंट किया, वो हमारी कंपनी को इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, अभी हमने जस्ट उनको एज ए पार्टनर लिया है। जैसे हमारे अगर कॉलेजेस में भी देखते हैं आज के टाइम पीरियड पे, या फिर जो या आपके ऑनलाइन कोर्सेज सेल होते हैं यूजीसी नेट वगैरह के, उसमें भी हम कुछ वैल्यू एडेड पार्टनर्स को लेके चलते हैं। आज के टाइम पे ये आपका चल रहा है अनअकैडमी पे भी। अनअकैडमी पे अगर आप अपने किसी फ्रेंड को एनरोल करवाते हो तो हम आपको 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे, या इसमें ये भी आप किसी फ्रेंड को एनरोल करवाते हो तो हम आपको 2500 रुपीज देंगे। इस तरीके के जो भी कैंपियन है, तो दीज आर द वैल्यू एडेड पार्टनर। अगर मैं एज ए कैंडिडेट मैं मेरी किसी फ्रेंड को अनअकैडमी में एनरोल करवाती हूँ तो मैं उनकी वैल्यू एडेड पार्टनर बन जाऊंगी। बट द सेल फोर्स जो अनअकैडमी की पूरी टीम काम कर रही है, तो जो सेल फोर्स है वो वैल्यू एडिशन ज्यादा कर पाएगी एज कंपेयर टू मी। गॉट इट? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सेल फोर्स आपकी वैल्यू एडिशन ज्यादा कर पाएगी। एग्जाम्पल से होप्स हो तुम्हें ये चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट बिल्कुल था, लेकिन ध्यान रखना अब इसको, आगे गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्राफिक रेटिंग स्केल एज ए अप्रेजल टूल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के टूल्स होते हैं आपके, परफॉर्मेंस अप्रेजल के 2 तरीके के टूल आते हैं, ट्रेडिशनल टूल एंड द मॉडर्न टूल। ग्राफिक रेटिंग टूल उसमें से एक तरीके का आपका ट्रेडिशनल टूल है। तो ग्राफिक रेटिंग टूल के आपसे डिसएडवांटेज पूछ रखे कि क्या क्या नुकसान है ग्राफिक रेटिंग टूल का। ग्राफिक रेटिंग टूल के अंदर होता क्या है मुझे ये बताओ पहले। मैम ग्राफिक रेटिंग टूल के अंदर हम एक ही ग्राफ के ऊपर हर एम्प्लॉय को एक तरीके से प्लॉट करते हैं और उनकी हर एक की एक तरीके से रैंकिंग निकालते हैं कि ये एम्प्लॉय 1, ये एम्प्लॉय 2, ये एम्प्लॉय 3, ये एम्प्लॉय 4, इस तरीके से पूरे ग्राफ पे हम एम्प्लॉय को प्लॉट करते हैं और एक दूसरे से फिर हम उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। यू कैन से गॉट इट। तो ग्राफिक रेटिंग टूल की डिसएडवांटेजेस यहाँ पे आपसे पूछी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है आपका और स्टैंडर्ड में नॉट बी क्लियर। ग्राफ पे जो रखने का आपका एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड है कि किस बेसिस पे आप उसको टॉप पे लेके जा रहे हो, किस बेसिस पे आप उसको एज ए लोअर पे रख रहे हो। तो स्टैंडर्ड एक तरीके से जो भी आप यूज कर रहे हो देयर मे बी नॉट क्लियर, एक्चुअली नॉट द फेयर एज वेल, यू कैन से। सो बिल्कुल ये इसके डिसएडवांटेज हो सकती है। यस, तो जहां पे ए नहीं है उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट आपका हेलो अफेक्ट। हेलो अफेक्ट के अंदर क्या होता है, 2 अफेक्ट आते हैं आपके किसी कोई भी पर्सन को एक तरीके से एनालाइज जब आप करते हो उसके बारे में जानते हो। एक आता है आपका हेलो अफेक्ट एंड सेकंड वन इज द हॉर्न अफेक्ट। हेलो अफेक्ट के अंदर क्या आता है, किसी भी पर्सन की पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम उसे जज कर लेते हैं। इनिशियल लेवल की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम उसे जज कर लेते हैं, दैट इज नोन एज द हेलो अफेक्ट। वहीं पे हॉर्न अफेक्ट के अंदर क्या आता है, किसी भी एक पर्सन को उसकी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे जब हम जज करते हैं, दैट इज नोन एज द हॉर्न इफेक्ट। क्लियर यहां तक? तो हेलो अफेक्ट
ग्राफिक रेटिंग्स टूल, हाँ ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल ए एंड बी दोनों बनेगा, तो ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर दो। अब है सी या डी के अंदर, सी है आपका टाइम कंज्यूमिंग। ग्राफिक रेटिंग स्कूल स्किल टाइम कंज्यूमिंग तो हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उस हिसाब से सारे एम्प्लॉयज को उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने प्लेस कर दिया, तो आई डोंट थिंक सो इट्स मच टाइम कंज्यूमिंग। बट देयर इज अ लीनियंस, इसके अंदर आपको बिल्कुल देखने को मिल सकती है कि लीनियंटली आप किसी भी पर्सन को जस्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड क्लियर नहीं है ना, स्टैंडर्ड क्लियर नहीं, इस वजह से लीनियंट तरीके से आप पर्सन को प्लेस करते हो। तो आई थिंक द ऑप्शन नंबर ए इज मच करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका इस आंसर का बनेगा। गॉट इट? Now move on to the next question. Which of the following factor is not a behavior factor of the customer profile involved in tactical targeting? कौन सा बिहेवियर फैक्टर जो है वो कस्टमर की प्रोफाइल का इन्वॉल्व नहीं होता टैक्टिकल टारगेटिंग के अंदर? सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए दो, ये टारगेटिंग क्या होता है? मैम टारगेटिंग जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एसटीपी मॉडल के अंदर। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन मतलब जो भी पूरी मार्केट है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दो, देन एक पर्टिकुलर टुकड़े को पकड़ के उसके ऊपर अपना टारगेट बनाना, उसके मार्केट के हिसाब से सप्लाई करना, उसकी डिमांड को समझना, उसकी जानकारी लेना। दिस इज ऑल अबाउट द टारगेटिंग। एंड द पोजीशनिंग इज द व्हाट एक्चुअली कंज्यूमर perceive in their mind about that brand, so this is known as the positioning। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा बिहेवियर फैक्टर नहीं है, कौन सा बिहेवियर फैक्टर नहीं है अबाउट द कस्टमर प्रोफाइल इन्वॉल्व इन द टैक्टिकल टारगेटिंग, कौन सा बिहेवियर फैक्टर नहीं है? इसमें आपका दे रखा है परचेज फ्रीक्वेंसी, इनकम, प्राइस क्वांटिटी एंड प्राइस सेंसिटिविटी। तो जब मैं परचेज फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, परचेज फ्रीक्वेंसी लाइक मेरा एक तरीके से हैबिट में है कि मैं इस प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन परचेज करूंगा, तो दैट माय हैबिट मेक माय बिहेवियर। यस, द इनकम, इनकम से आपका बिहेवियर डिसाइड नहीं होता। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है जो बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला इंसान हो वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो, या फिर अपोजिट भी हम कह सकते हैं कि जिसकी इनकम बहुत ज्यादा हाई हो। ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा रूड हो। देन इनकम इज नॉट द बिहेवियर फैक्टर, आपका आंसर बिल्कुल यहीं से आ जाएगा। इनकम डज नॉट डिटरमाइन द बिहेवियर, इनकम आपके बिहेवियर को डिटरमाइन बिल्कुल नहीं करता है। प्राइस परचेज क्वांटिटी, अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करता हूं मतलब मेरा बिहेवियर ऐसा है कि मैं चीजों को कंजर्व करके ज्यादा कंजर्वेशन में ज्यादा पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब that define my behavior, you can say yes price sensitivity is related with my behavior। कुछ पर्सन का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो बार्गेनिंग बहुत बढ़िया लेवल की कर पाते हैं, लाइक माय मदर्स एंड ऑल योर मदर एज वेल। बट कुछ पर्सन वैसे होते हैं कि भाई ये प्राइस है, मेरे को इसका ये प्राइस लगता है, देना हो तो बता दे अदरवाइज नो। और कुछ इवन ऐसे भी होते हैं कि जो ये एक तरीके से अपनी तरफ से कोई काउंटर ऑफर भी नहीं करते, जो शॉपकीपर ने बताया वो एज इट इज दे के आ जाते हैं। अगर उनको वो चीज लगती है, नहीं लगती है तो उनसे बार्गेनिंग नहीं करते, वो उनको मना कर देते हैं, भाई नहीं खरीदना। गॉट इट? ओके, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियर सिम्टम ऑफ स्ट्रेस? कौन सा एक तरीके का आपका बिहेवियर सिम्टम नहीं है स्ट्रेस का? स्ट्रेस से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान से करना भाई। अगर मैं स्ट्रेस की बात करती हूँ और बिहेवियर सिम्टम्स की बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ हाई लेबर टर्नओवर। अगर मेरी लेबर जो है वो मुझे बार बार छोड़ के जा रही है देन ऑफ कोर्स वी कैन से कि लेबर जो है वो स्ट्रेस में है, लेबर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस में है। और लेबर टर्नओवर अगर वो रिएक्ट कर रही है तो स्ट्रेस में है, तो बिहेवियर सिम्टम्स भी बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके हाई एब्सेंटीज। अगर आपके एम्प्लॉय बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं, या तो तुमने उनके दिमाग में ऐसा कचरा घुसा दिया है
कि वो अब आना ही नहीं चाह रहे, वो एब्सेंट हो गए, इधर उधर अपने इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तुम ये भी मान लेना, बता के नहीं जाएंगे पर तुम्हें कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहेंगे कि बुखार हो रखा है जी। तो अगर हाई एब्सेंटीज वाली चीज है तो भी आप कह सकते हो कि यस दिस इज अ बिहेवियर सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। लो जॉब परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। बट लोअर जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो देन यू कैन से दैट कि आपका नॉलेज लेवल अच्छा है, इस वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो। तो इसको आप एक तरीके से लोअर जॉब सेटिस्फेक्शन को बिहेवियरल फैक्टर ना लेके साइकोलॉजिकल फैक्टर लोगे, कि कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं ना कि कुछ नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होती हैं, कुछ पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होती हैं कि उनके लिए आप कितना भी कर लो वो कभी आपसे तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपसे किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। क्या हो क्या रखा है ये क्लास में आज? वॉइस वगैरह का तो कोई इशू नहीं था। चलो देर में भी पॉसिबल कि बीच में कुछ ब्रेक लगा हो, तो 10-15 मिनट भाई आगे कर लेना। दानिया तो सच में मेरे को ऐसा लग रहा है कोई सा ग्रहण लगा हुआ है तुम्हारी क्लास में कि जो होके ही नहीं दे रही है। इवन 2-3 बार तो मैं कैमरा ऑन एंड ऑफ कर चुकी हूँ। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, देख लेना। क्योंकि जो जॉब सेटिस्फेक्शन है ये आपका बिहेवियर सिम्टम नहीं है, ये आपका एक तरीके का साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, जिसका एग्जांपल आप ले सकते हो। कुछ पर्सनैलिटी थ्रेट्स होती हैं जो कभी किसी के काम से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, लाइक कभी पेरेंट्स होता है कि आप कितना भी अच्छा कर लो वो आपकी तारीफ कभी नहीं करेंगे, तो वो भी एक तरीके का उनकी पर्सनालिटी है कि वो किसी की तारीफ नहीं करती हैं। प्लस इससे का अपोजिट भी हो सकता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हर छोटी छोटी चीज पर अपने बच्चों को अप्रेज करके चलते हैं, है ना, तो वो वाली चीजें ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट, refers to the firm investment in the current asset, किसको हम कह सकते हैं firm investment in the current asset। देखो दो तरीके की वर्किंग कैपिटल होती है, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। मैम नेट वर्किंग कैपिटल का तो मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बट इफ आई टॉक अबाउट द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इट इज द करंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को आप एज ए करंट एसेट्स लेके चलते हो, दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज ओनली एंड ओनली द ऑप्शन नंबर ए। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है फर्म की, यू कैन से इट रेफर्स टू द फर्म टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रोस ले रहे नेट नहीं, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, आपकी फर्म की टोटल इन्वेस्टमेंट है जो कि उसने करंट एसेट्स पे करी है, लाइक द कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल एंड अदर शॉर्ट टर्म एसेट एज वेल। So you can say it represent the total value of resource tied up in the day-to-day operations of the business। डेली बेसिस के जो खर्चे वगैरह के लिए आपकी एक तरीके से जमा पूंजी है, उसको आप एज ए क्रॉस वर्किंग कैपिटल लेके चल सकते हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स द लिटरली वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे इस तरीके का क्वेश्चन आजकल कम आने लगा है, बट यस अच्छा है, जीएसटी का क्वेश्चन है आपका। जीएसटी में 3 तरीके की जीएसटी की टाइप्स होती है मेनली, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। और जहाँ पे स्टेट नहीं होता वहां पे अगर यूनियन टेरिटरी आ जाता है तो स्टेट की जगह वो यूटीजीएसटी आ जाता है। गॉट इट। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है which of the following are the tax applicable in the case of supply of goods। गुड्स के केस के अंदर कौन से तरीके का टैक्स आपका एप्लीकेबल होगा। गुड्स जो गई है वो आपकी गई है बांग्ला वेस्ट बंगाल टू चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी टू चंडीगढ़।
अगर मेरे को ये बताओ जो जीएसटी लगता है वो कंजप्शन बेस होता है या डेस्टिनेशन बेस होता है, या जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है किसी प्रोडक्ट की वहां पे आपका जीएसटी चार्ज किया जाता है? सबसे पहले तो मुझे यही बता दो मैम, जो आपका जीएसटी लगता है ना वो वहां लगता है जहां पे आपकी एक तरीके से प्रोडक्ट को कंज्यूम किया गया है ना। एंड जब आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन वन स्टेट टू अनदर स्टेट या वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी जाती है तो उस केस के अंदर आपका हमेशा ही आईजीएसटी रोल प्ले करता है। आईडीएसटी स्टेट फॉर इंटर स्टेट गुड्स एंड सप्लाई टैक्स। गॉट इट? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि दोनों ही आपके इंटर स्टेट की है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या दूसरी यूनियन टेरिटरी में गई हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज हियर द करेक्ट ओनली, बिकॉज आपका सीजीएसटी तो सेंटर का हो जाएगा। अगर कोई स्टेट में कोई सामान जाता है, एक ही स्टेट टू स्टेट जाता है, एक ही स्टेट के अंदर जाता है, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा का सामान हरियाणा में ही गया तो उसमें 9% हरियाणा का और 9% आपका फिर सेंट्रल का लगता है, अगर टैक्स आपका 18% है। वहीं पे एक ही स्टेट के अंदर जाता, अच्छा ये मैंने स्टेट का ही बताया, और क्या बताना था, एक ही यूनियन टेरिटरी में जाता, सॉरी, अगर एक ही स्टेट में जाता तो सेंटर और स्टेट आधा आधा बांट लेती, एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर जाता तो यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट आधा आधा बांट लेती। बट यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे तो इंटर स्टेट की बात हुई है ना, इसीलिए इंटर स्टेट आईजीएसटी यहाँ आपका निकल कर आएगा। क्लियर है? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को लग रहा है इवन आज हम अपने क्वेश्चन स्पीड में भी कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट हैव पेन और मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ विदाउट पेन, क्योंकि मैं लिख लिख के पढ़ाने की मेरे को आदत है वैसे भी, तो थोड़ा सा मेरे को इस चीज में भी डिफिकल्ट आ रही है। और सबसे मेन पता नहीं तुम्हारी क्लास में कौन सा ग्रहण लगा हुआ है, तो अगर मेरी डेडिकेशन नहीं टूटने का नाम ले रही है इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी, तो देखो टूटनी तो तुम्हारी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो एग्जाम दे चुकी हूँ, अब जो होगा वो होगा, अब आगे एग्जाम अब तुम्हें देना है ना। सो इस हिसाब से चीजें चलते हुए करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द assumptions ऑफ ओलिगोपोली? ओलिगोपोली की आपकी कौन सी assumptions हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। ओलिगोपोली हैज वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। नो मैम, वन सेलर तो आपका मोनोपोली बन जाएगा। वन सेलर वाली जो ये बात है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वन सेलर के अंदर तो आपका मोनोपोली बन जाता है। तो जहां ऑप्शन ए है उसको काट दो, ऑप्शन ए नहीं आएगा। नेक्स्ट है फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। हाँ, ओलिगोपोली में कह सकते हो फ्यू सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, तो जहां पे बी नहीं है उसे भी काट दो जहां बी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ फिर आप, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, मैम फ्यू सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर तो हम ये नहीं कह सकते, तो ये लार्ज नंबर ऑफ सेलर वाली चीज भी गलत है, इसे भी काट दो, जहां सी है वो भी कट जाएगा। एंड ओनली 3 ऑप्शन से ही हमारा करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका निकल कर आ गया है, दैट इज बी, डी एंड ई। बट डी और ई पढ़ लो एक बार। एंट्री ऑफ न्यू सेलर इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ओलिगोपोली के अंदर जितने भी बिजनेस होते हैं वो उनकी एक तरीके से बिजनेस को शुरू करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, बट एंटर करना ही डिफिकल्ट है बिकॉज कॉस्ट हाई होती है। और जो फर्म है वो आपके एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और इनकी इंटरडिपेंडेंस जो है वो शो करी जाती है बाय द किंग डिमांड कर्व, विद द हेल्प ऑफ किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व आपका कुछ इस तरीके से बनता है, समथिंग लाइक इस पॉइंट से ऊपर जो है वो आपकी इलास्टिसिटी जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो हाई, एंड नीचे जो है वो इलास्टिसिटी आपकी लो होती है। नेक्स्ट आ जाओ, which of the following is not a feature of comparative cost advantage theory? ये comparative cost advantage theory किसकी है मैम? ये इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी है, इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी है। लास्ट क्लास में इंटरनेशनल बिजनेस की सारी थ्योरी हमने रिवाइज की थी, तो उसी के ऊपर ये आपका क्वेश्चन है।
कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का कौन सा फीचर नहीं है? सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली यूटिलाइज, कंपेरेटिव कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुल्ली यूटिलाइज होती है, यस बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है टू कंट्री, टू कमोडिटी, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका एक होता है। मैम टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो आपका नहीं होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्चुअली वैसे तो इन्वॉल्व होती है, बट हम ये इसके एक तरीके से एजम्पशंस मान लेते हैं कि इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। एंड कंट्रीज आर ओनली कैपिटल सेंसिटिव, कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ कैपिटल सेंसिटिव हैं, ये बात यहाँ पे गलत है। कंट्री सिर्फ और सिर्फ कैपिटल सेंसिटिव होती है, ये भी एक तरीके से एजम्पशंस है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन बना है ना, ये क्वेश्चन आपके फीचर्स का ना बन के एजम्पशंस पे बना है कि कौन सी एजम्पशन है और कौन सी एजम्पशंस नहीं है। इवन एनटीए ने भी इसका कोई एज करेक्ट आंसर नहीं दिया था, ये क्वेश्चन हमारा ड्रॉप हुआ था। तो उस हिसाब से इसको थोड़ा सा पढ़ लेना भाई, बिकॉज फीचर्स के बिहाफ पे अगर ये क्वेश्चन आप निकालते हो तो इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं बन सकता है ना। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन इज मोस्ट प्रीशियस वन, कौन प्रिसाइज वन, नॉट प्रीशियस सॉरी, मोस्ट प्रिसाइज वन मतलब प्रिसाइज लाइक एक्यूरेट, कौन सा रिसर्च डिजाइन आपका बिल्कुल एकदम से कैसे तो एक्यूरेट होता है? तो एक्यूरेट आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हो, ये आपके एक तरीके से प्राइमरी हैंड ऑन एक्सपीरियंस डाटा पे वर्क करता है। सो एक्सपेरिमेंट डिजाइन आपका एक मोस्ट प्रिसाइज होता है, बिकॉज एक्सपेरिमेंट के अंदर हम हाईली कंट्रोल्ड वेरिएबल्स को लेके चलते हैं, और इवन इसके अंदर इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गॉट इट? तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आपका एक तरीके से कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है। एग्जांपल ले लो, जैसे साइंस लैब में आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो जहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशन को, वहां पे हम फर्जी एक्सपेरिमेंटल लगाते हैं, जिसका क्या नाम है, पार्शियली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का एक और नाम होता है। कौन सा होता है वो सारे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो अगर किसी को याद हो तो। आगे चले, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factor of production are change in the same proportion is called, same proportion के अंदर कौन सा आपका factor of production change होता है? लास्ट भी ये क्वेश्चन आया था, factor of production इकोनॉमिक्स का था, जिसमें हमने प्रोडक्शन फंक्शंस पढ़े थे, दो तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। लॉन्ग रन के अंदर आपका कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है और लियोनडेफ प्रोडक्शन फंक्शन होता है। लॉन्ग रन के अंदर फैक्टर्स जो है वो सारे के सारे आपके वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर आपका एट लिस्ट वन फैक्टर जो है वो आपका फिक्स्ड होता है, बाकी फैक्टर आपके वेरिएबल हो सकते हैं। then when all factor of production are changed in the same proportion, सेम प्रोपोर्शन के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, तो सेम प्रोपोर्शन है तो सारे वेरिएबल है तो लॉन्ग रन के अंदर आएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स क्योंकि शॉर्ट रन वाले में तो फिक्स आ जाता है। जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू इक्वल प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है, और वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर रिटर्न टू फैक्टर या आपके शॉर्ट रन के अंदर आते हैं। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओनली। Which of the following is not a social network of the social media platform? सोशल नेटवर्क कौन सा नहीं है? वेरी इजी, ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग के अंदर तो हम अपनी एक तरीके से राइटिंग्स लिखते हैं ना, तो ब्लॉग इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। Next, which of the following are considered as an essential characteristics of promissory note? कौन सी एक तरीके की आपकी essential characteristics है promissory note की?
देन प्रोमिसरी नोट आपका हमेशा रिटर्न में होता है। यस मैम, बिल्कुल सही बात है। प्रोमिसरी नोट साथ में आप एक तरीके से कह सकते हो कि कंडीशन फ्री होता है। तो यहाँ दे रखा है कि कंडीशन होता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। और स्टेटमेंट सी गलत, सी का ये काट दो, ए पक्का आएगा, ये काट दो। अब आ जाओ बी एंड डी में। बी ये बोलता है इट कंटेन एन अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे। डी बोलता है प्रॉमिसरी नोट शुड बी साइंड बाय द मेकर। प्रॉमिसरी नोट शुड बी साइंड बाय द मेकर, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर साइन ही नहीं किया मेकर ने तो प्रॉमिसरी नोट बनाने का फायदा क्या। बट ऑप्शन बी आपकी गलत इसलिए है बिकॉज यहाँ बोला इट मस्ट नोट कंटेन एंड अंडरटेकिंग और प्रॉमिसरी टू पे। तो अंडरटेक जब कोई प्रॉमिस ही नहीं कर रहा पे करने के लिए और उसके अंदर कोई अंडरटेकिंग ही नहीं ले सकते, देन व्हाई इट कॉल्ड एज ए प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट कंटेन एंड अंडरटेकिंग, प्रॉमिसरी नोट तो कंटेन करता है, यहाँ पे ये नॉट वर्ड जो है वो कतई कतई गलत हो जाएगा। तो प्रॉमिसरी नोट कंटेन एंड अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे। So the correct answer of this question is option number A only, that is A, D and E कि promissory note आपका रिटर्न होता है and it must be signed by the maker। and promissory note के अंदर हम promise कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लेने देने का, किसी और एसेट का हम एक तरीके से promissory note नहीं बनाते हैं। मेनली promissory note is for the you can say पैसे के लिए। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस इज ए टाइप ऑफ, प्रीपेड इंश्योरेंस किस तरीके का बैंक अकाउंट है वो आपसे पूछ रखा है। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस वैसे तो एक तरीके का आपका पर्सनल अकाउंट होता है। मैम पर्सनल कैसे बेटा, पर्सनल अकाउंट के अंदर ना तीन तरीके के अकाउंट आते हैं। उसमें से एक होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पढ़ा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज लाइक दैट ऑल दोज अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कोई प्रीपेड इंश्योरेंस लेता हूँ, कोई प्रीपेड बिल लेता हूँ, कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी लेता हूँ, तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी वो उस पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस XYZ पर्सन की सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना, इस XYZ पर्सन की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि प्रीपेड इंश्योरेंस एक तरीके से आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आता है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गिवन नहीं है, देन वी कैन चूज द पर्सनल अकाउंट ओनली। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement are true regarding admission of new partner। admission of new partner के regarding में कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। एडमिशन की बात की जा रही है, अकाउंट्स का क्वेश्चन है एंड एडमिशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका बना है। ओके The first statement is that the question is basically based on the new admission of partner. The first statement is that according to Section 25, Indian Partnership 1932, partner can admitted as a partner। पार्टनर एडमिट कर सकता है पार्टनरशिप के अंदर। ये कौन से सेक्शन में बताया है? क्या ये सेक्शन 25 में बताया है? नो मैम, बिल्कुल गलत है। तो मेरे को ये बता दो कौन से सेक्शन में बताया है अभी कमेंट बॉक्स में। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं बिल्कुल पिन करूंगी। तो ऑप्शन ए तो आपकी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पे जहां जहां ऑप्शन ए दिया है यानी स्टेटमेंट ए दी है, हम उसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, that is new profit sharing ratio is the ratio in which all partner including the new partner will share future profit and loss of the firm। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होती है जिसके अंदर सभी के सभी पार्टनर जो है वो फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को शेयर करने वाले हैं। देन बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बी इज टोटली करेक्ट। जहां पे बी नहीं है उस ऑप्शन को भी काट दो,
तो हम ऑप्शन डी को यहाँ एलिमिनेट कर देंगे. Now come to the next. Here the option B is common. Yes, option D is also common. Got it. Then we have to focus on the statement C and the statement E. स्टेटमेंट सी क्या बोलती है? स्टेटमेंट सी आपको बोलती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस माइनस ओल्ड. न्यू प्रॉफिट सेक्रीफाइस में से ओल्ड को माइनस करोगे या ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करोगे, मुझे ये बताना. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस किया जाता है मैम, ना कि सेक्रीफाइस में से ओल्ड को. तो स्टेटमेंट सी भी आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहां निकल कर आ जाएगा. गॉट इट. बाकी आगे पढ़ लेते हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू. सही बात है बिल्कुल. And the E statement is the profit and loss which arise from the revaluation account will be transferred to partner capital account. हाँ, कोई दोहराया नहीं है इसमें कि जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से अराइज होता है वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है. प्रॉफिट है तो भी और लॉस है तो भी एट लास्ट बियर तो पार्टनर को ही करना है ना. लॉस है तो उनका नुकसान और प्रॉफिट है तो उनका फायदा. गॉट इट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पर्सनालिटी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है और कौन सी टाइप की पर्सनालिटी के लिए कौन सा ऑक्यूपेशन बेस्ट हो सकता है वो आपको मैच करना है. फर्स्ट है आपका सोशल. अगर आपको सोशलाइज्ड रहना पसंद है, लोगों की राय लेना पसंद है, उनसे मिलना जुलना पसंद है, तो यू कैन से द टीचर बिकॉज आई एम द वन very talkative person I am actually and I like socialization. So yes, option A का D बनेगा. ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलो. B एलिमिनेट एंड D एलिमिनेट. अब देखो नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल. कन्वेंशनल में आपका दे रखा है या तो कॉर्पोरेट मैनेजर या मैथमेटिशियन. कन्वेंशनल कॉर्पोरेट मैनेजर या मैथमेटिशियन. मैथमेटिशियन को आप एक तरीके से कन्वेंशनल तो बिल्कुल नहीं कह सकते. चलो बाकी सी भी देख लेते हैं. इन्वेस्टिगेटिव. इन्वेस्टिगेटिव जो कुछ न्यू इन्वेस्टिगेट करता है, हाँ आप उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेटिव को मैथमेटिशियन ले सकते हो. देन सी का बनेगा आपका 2, बी का बनेगा आपका 3 और डी का बनेगा ऑप्शन नंबर 1. एंड जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओनली. ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, हो सकता था, कोई एज सच बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्वेश्चन में नजर नहीं आ रही है बिल्कुल भी. इजी क्वेश्चन था इवन. Move on to the next question. Oh, yes. Arrange the following institution in ascending order of their year of establishment. बैंकिंग का क्वेश्चन है, रट्टाफिकेशन वाला है, याद रखने वाली चीजें ज्यादा हैं इसमें बट इजी है क्योंकि ये 8 से 10 बैंक ऐसे हैं जो हमेशा बार बार रिपीट होते हैं. सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मैम 1990 के अंदर आया था. 1990. आरबीआई का तो मेरे हिसाब से सबको पता ही होना चाहिए, 1935 के अंदर आया था. 1935 से पहले कौन सा ऐसा बैंक था मैडम जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रोल प्ले करता है और आज के टाइम पे वो कमर्शियल बैंक है? इसका आंसर है एसबीआई. जो आज के टाइम पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये आज ऐसे कमर्शियल बैंक रोल प्ले करता है बट इनिशियल लेवल पे ये ऐसे आपका सेंट्रल बैंक रोल प्ले करता था, ध्यान रखना. और एसबीआई आपका बना कब था मैम? एसबीआई बना था 1955 में. तो मैम उससे पहले तो हमारा आरबीआई बन गया था, एसबीआई तो बाद में बना. तो इसने रोल प्ले कैसे किया? इसका एसबीआई का जो पुराना नाम था, उसका पुराना नाम मेरे को भी माइंड में नहीं आ रहा है क्या नाम था, बट एसबीआई का ये रीनेम 1955 के अंदर हुआ था. सिडबी 1990. वेरी इजी.
सिडबी 1990 एंड नाबार्ड और एक्सिम बैंक ये भी दोनों एक साथ बने थे 1982 में। नाबार्ड और एक्सिम एक साथ 1982, सिडबी एंड सेबी एक साथ 1990। बट रुको रुको रुको, सेबी 1990 नहीं, सेबी 19 रुको, सेबी सेबी 1988। यस, सेबी आपका 1988 है क्योंकि ये तो साथ नहीं था। सेबी आपका 1988 है। हाँ, एक्सिम बैंक और नाबार्ड बैंक एक साथ बने थे 1982, ये इस तरीके से याद रख लेना। अगेन एक बार और बोल लो, सेबी 1988, आरबीआई 1935, एसबीआई 1955, सिडबी 1990, नाबार्ड 1982, आईएफसीआई आपका 1964 में बना था, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई आपका 1964 में काफी बार पूछा है ये आईएफसीआई वाला बैंक भी। Okay, then move on to the next question. Which of the following is the adverse situation of a trade balance? Trade balance की आपकी adverse situation कौन सी है? Adverse का मतलब negative, तो negative का मतलब क्या है? जब import आपके ज्यादा हो जाएंगे export से, तो import are more than export, option A ही यहाँ आपका correct answer निकल कर आ जाएगा। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है अंकार्ड, डब्ल्यूटीओ, नाफ्टा एंड एशियान। एशियान और नाफ्टा हमने पिछली बार भी किया था। एशियान में है मैम आपका 1964 के 1967 के अंदर, और नाफ्टा है आपका 1994 के अंदर। नाफ्टा 1994, और नाफ्टा का नाम चेंज किया था 2020 के अंदर। क्या नाम रखा था? यूएसएमसीए। और इसी के साथ साफ्टा था आपका 2006 में, नहीं 2008 में। एक बार चेक कर लेना, साफ्टा 2006 था या 2008 था, एक बार ये चेक कर लेना। और अंकार्ड आपका 1964 है, और डब्ल्यूटी ना, अच्छा ये मैंने गलत मार्क कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1967 ऊपर जाएगा। 1967 नाफ्टा 1967, एशियन है 1967, क्या मार्क कर रखा है मैंने, रुको। एशियन 1967, अंकार्ड 1964, डब्ल्यूटीओ 1995 और नाफ्टा 1994। और नाफ्टा का रीनेम किया यूएसएमसी 2020 में, और नाफ्टा से रिलेटेड साफ्टा बना था 2008 में। ये सारी चीजें अब याद रख लेना भाई। अंकार्ड 1964, अंकार्ड 1964, डब्ल्यूटीओ 1995। डब्ल्यूटीओ को पहले किसने मतलब डब्ल्यूटीओ किसको रिप्लेस करके आया था? डब्ल्यूटीओ से पहले कौन सा था मैम? गेट एग्रीमेंट था। गैट आपका 1994 में बना था, और बाद में गैट का नाम रीनेम करके गैट्स भी कर दिया गया था, बिकॉज इनिशियल लेवल पे उसमें सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं थी। बाद में गेट्स जब इसका रीनेम किया तो इसमें गैट के साथ साथ मतलब गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी इन्वॉल्व किया गया था। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट इन देयर सेक्शन वाइज ऑर्डर। सेक्शन वाइज ऑर्डर के अंदर इन फॉलोइंग पॉइंट को आपको लगाना है इनकम टैक्स का। ये जो है वो आपका क्वेश्चन बेस है हाउस प्रॉपर्टी के। आपके ये हाउस प्रॉपर्टी के सारे सेक्शन दे रखे हैं, जिनको आपको एक तरीके से सेक्शन वाइज लगाना है। तो सबसे पहले सेक्शन 23 टू 27, 23 के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं नेट एनुअल वैल्यू। अगर देखो, अगर आपको वैसे सेक्शन वाइज इनका नहीं भी पता ना, तो अभी लास्ट में मैं इसकी एक कॉमन सेंस से बताऊंगी आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज सेक्शन कहीं ना कहीं आपके ना रिलेटेड सेक्शन एक दूसरे से आगे होते हैं, बताऊंगी मैं, पर अभी पहले देखो डेटरमिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। सबसे पहले हम डेटरमाइन करेंगे एनुअल वैल्यू को, इसका सेक्शन आपका है 23। नेक्स्ट सेक्शन 24 है। जब हमने एनुअल वैल्यू को डेटरमाइन कर लिया तो अब हम डिडक्शन लेंगे ऑन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 4 है आपका एक तरीके से डिडक्शन फ्रॉम इनकम हाउस प्रॉपर्टी। 25 आपका प्रोविजन ऑफ अरियर। जब हमने सारी डिडक्शन ले ली तो हम ये देखेंगे कोई अरियर रेंट या कोई अनरियलाइज रेंट का कंसेप्ट है या नहीं है। जब अनरियलाइज रेंट का कंसेप्ट भी हमने देख लिया तो हम इसमें को ऑन्ड प्रॉपर्टी देखेंगे कि एक्चुअली ऑनर कौन है। लास्ट में अगर को ऑन्ड प्रॉपर्टी का कोई केस निकल कर आता है तो हम उसकी डीम्ड ऑनरशिप चेक करेंगे।
तो इस हिसाब से इंटर रिलेट करके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर आपको एज इट इज सेक्शन याद नहीं थे तो, क्योंकि सबसे पहले तो हम डिटरमाइन करेंगे एनुअल वैल्यू को ही। एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करने के बाद हम डिडक्शन देखेंगे जो भी उस एनुअल वैल्यू के हिसाब से मुझे मिल सकती है। जो डिडक्शन मिलके मेरा एक तरीके से अमाउंट निकल कर आई है उस पर मैं देखूंगी फिर कोई अरियर का या कुछ अनरिलाइज्ड रेंट का अमाउंट तो नहीं है। देन फिर मैं प्रॉपर्टी के ओनर के बारे में चेक करूंगी और ऑनर में कुछ इफ एंड बट वाला केस मेरे को मिला तो फिर मैं डीम्ड ऑनरशिप की यहाँ पे बात करते हुए चलूंगी। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर बी हियर। गॉट इट? Okay, now move on to the next question, please. Which of the following statement is correct? कौन सी statement यहाँ आपकी correct है? Statement है आपके related to average revenue, marginal revenue, total revenue, and marginal and average cost. So basically, the question is formed from the business economics. The first statement is that if firm under perfect competition is in the equilibrium, जहां पे ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है, जब मैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपकी दो कंडीशन आती है। द फर्स्ट कंडीशन इज ऑफ कोर्स ए आर इज इक्वल टू एम आर, बट द सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो फॉलो होनी चाहिए, वो है आपकी ए आर इज इक्वल टू एम आर एंड एम आर मस्ट कट ए आर फ्रॉम बिलो। तो ये सेकंड कंडीशन आपको साथ में नहीं दे रखी है तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी एक तरीके से अधूरी है, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंप्लीट कंडीशन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है इफ फर्म अंडर द मोनोपोली इज इन द इक्विलिब्रियम वेयर टी आर इज इक्वल टू एम आर, जहां पे मोनोपोली होती है वहां पे फर्म इक्विलिब्रियम में होते हैं व्हेन टी आर इज इक्वल टू एम आर। आर यू श्योर टी आर एम आर आपके इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हैं? एक्चुअली अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की भी यहाँ बात करती हूँ तो ए आर एम आर नहीं होता, वो एम आर एम सी होता है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर मुझे चेक करनी है तो उसके लिए मैं एम आर एम सी अप्रोच का यूज करता हूँ, ना कि ए आर एम आर का, ना कि टी आर एम आर का। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है वो होती है एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन एक बार मुझे भी हो गई थी, बट आप लोगों को ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम के लिए जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा एमआरएमसी अप्रोच को लेके चलते हैं, और जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो हम टीआरटीसी अप्रोच को लेके चलते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट जो आप लोगों की दे रखी है वो है फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एसी इज इक्वल टू एमसी। अगेन एसी एमसी नहीं होता है इक्विलिब्रियम के लिए, एमआरएमसी अप्रोच को हम यूज करते हैं इन द ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। That's why the only statement D is here the correct, because यहाँ पे हमने MRMC को यूज किया है फॉर द ओलिगोपोली इक्विलिब्रियम के लिए। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी गलत है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आया था आपका IMF एंड IBRD, एंड दोनों ही यहाँ पे आपके आंसर में दे रखे हैं। अगर मैं एज पर NTA की बात करती हूँ तो NTA ने इस क्वेश्चन का कोई भी सही आंसर नहीं माना था, और ये क्वेश्चन का आई थिंक आपका बी एंड सी सही जाएगा। आई थिंक नॉट बट आई एम श्योर, बट एनटीए ने क्या माना था वो मेरे को अभी ध्यान नहीं है, आई हैव टू चेक। बट इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका IMF एंड IBRD। IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक। देयर आर द 5 आर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, IBRD, IBD, IFC, मिग्गा एंड ICSID। 5 आर्म कब बने थे, क्या क्या उनका काम है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ। गॉट इट? बी एंड सी बोथ इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द स्क्यूनेस।
स्क्यूनेस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपसे यहाँ पे पूछ रखा है। The first statement is that the measure of symmetry of a frequency distribution. स्क्यूनेस क्या फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है? क्या स्क्यूनेस फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है? यस मैम, जिस साइड पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा है उस साइड की तरफ फिर वो झुका हुआ होता है, हम कह सकते हैं। तो स्क्यूनेस आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आपका, फॉर द राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन टू बी राइट ऑफ द मीडियन। राइट स्क्यूड, देखो स्क्यूनेस के दो डायग्राम बना देते हो, एक सेकेंड। स्क्यूनेस एक, और जहां जिस साइड पे टेल होती है तो ये आपका पॉजिटिव स्क्यूड है एंड ये आपका एक तरीके से नेगेटिव स्क्यूड है। इस हिसाब से फिर आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। एंड अगर स्क्यूनेस में देखते हैं तो पॉजिटिव स्क्यूड के अंदर आपका मीन बड़ा होता है, मीन बड़ा होता है, देन मीडियन और सबसे छोटा आपका यहाँ पे मोड होता है। वहीं पे नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर, नेगेटिव स्क्यूड के अंदर उल्टा होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइटवर्ड स्क्यूड है, मतलब वो राइट की तरफ झुका हुआ, यानी कि नेगेटिव स्क्यूड की यहाँ पे बात कर रखी है। अगर वो राइटवर्ड झुका हुआ है तो मीन इज टू बी राइट ऑफ द मीडियन। मीन जो है वो राइट में होगा मीडियन के। मीन यहाँ आपका मीडियन बनेगा, देन मीन सॉरी मोड, ये फिर एम और जेड, तो सबसे ज्यादा आपका मोड होगा, फिर आपका मीडियन और यहाँ कहीं आपका मीन बनेगा। तो ये राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा? मीन इज राइट टू मीडियन, मीन इज राइट टू मीडियन, मीडियन का राइट तो मोड आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी मुझे गलत लग रही है बिल्कुल, बट मीन इज राइट। गाइज एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ो क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुकी हूँ अभी के लिए। इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चल गया। छोड़ते हैं, अभी लास्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को, शांत दिमाग से करेंगे, डोंट वरी। Next question is, which of the following is not a probability method of selecting sample from population? There are the two methods of sampling, probability and non-probability. Probability sampling में क्या होता है? Probability sampling के अंदर जो sample है उसके select होने के सबके chances equal होते हैं, and if I talk about the non-probability sampling तो सबके select होने के chances जो हैं वो equal नहीं होती हैं। तो इसमें से आपसे पूछ रखा है कि कौन सा आपका नॉन प्रोबेबिलिटी का सैम्पलिंग मेथड है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी का आपका जो सैम्पलिंग मेथड है वो स्नोबॉल है, और बाकी रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सारे आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आते हैं। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या आता है? रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम रैंडमली किसी भी पॉपुलेशन, कहीं पे भी पॉपुलेशन के किसी भी रैंडमली पर्सन को ले लेते हैं विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी सिलेक्शन प्रोसेस। रैंडमली किसी को भी लेना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे बायसनेस के चांसेस जो हैं वो आपके सबसे कम होते हैं। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के अंदर हम पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं एंड वी गेट रैंडमली ऑन इन ईच एंड एवरी स्टेज, मतलब हर स्टेज से हम रैंडमली कुछ भी पर्सन को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे स्टडी करना है हरियाणा के स्टूडेंट्स पे, तो हरियाणा के स्टूडेंट को मैंने स्कूल लेवल के स्टूडेंट में डिवाइड किया, कॉलेज लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पे मैंने कोर्सेज वाइड डिवाइड किया, स्कूल लेवल पे मैंने क्लासेस वाइड डिवाइड किया, 9, 10th, 11th, 12th, तो 9, 10th के अंदर मैंने बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड किया, 11th, 12th में मैंने स्ट्रीम में डिवाइड किया। तो हर स्ट्रीम के अंदर मैं एक एक पर्सन को लेता जाऊंगा,
हर जो भी मेरी ग्रुपिंग होती जा रही है उस ग्रुपिंग में से मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट कुछ पिक कर लूंगा कि इसमें से मुझे 5 लेना है, इसमें से मुझे 10 लेने हैं। तो दिस इज नॉन एज द मल्टी स्टेट सैम्पलिंग। हर डिस्ट्रिक्ट के हर स्टेट का इस तरीके से आपका सारा का सारा डाटा भी कवर हो जाएगा और आपके एक तरीके से सैंपल के अंदर रेंडमनेस भी आएगी, तो बायसनेस भी नहीं रहेगी। सो यू कैन सी दैट। ओके, आगे आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग भी एक तरीके की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसके अंदर जो आपके पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है दैट इज नेचुरल डिवीजन। वो खुद आप डिवाइड नहीं करते हो, यहाँ पे जो क्लस्टर या ग्रुप फॉर्म होता है दैट इज नेचुरल। इसमें आप ले सकते हो जैसे मेल एंड फीमेल को डिवाइड आपने नहीं किया, उनके खुद कुछ मेल के अलग थ्रेड्स होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। एंड जब हम स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात करते हैं तो ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। यहाँ पे आप किसी भी अपने टारगेट पर्सन को लेते हो विद द हेल्प ऑफ द एक्चुअली सैंपल। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका सैंपल था आप उस सैंपल से ही पूछते हो आगे कि अगर इस टाइप की डाटा या इस टाइप की रेफरेंस अगर आपका कोई और फ्रेंड सर्कल में आप मुझे दे सकते हो, तो उस तरीके की डिस्कशन आपकी यहाँ पे चलती है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। अरेंज द फॉलोइंग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनरेक्टमेंट। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ अलग अलग टाइम पीरियड पे कुछ अलग अलग आपके एक तरीके से मुहिम चलाई हैं, कुछ अलग अलग रेगुलेशंस बिल्ड किए हैं। तो कौन सा रेगुलेशन को कब बिल्ड किया गया है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाते हुए चलना है। अगेन देखो, याद रखने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा तो इसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन पे फोकस नहीं करूंगी। बस ये है, एक बार रीड भी कर लोगे तो पेपर में एक आधा पॉइंट कई बार क्लिक कर जाता है, तो उस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले आपका, अगर मैं बात करती हूँ 2008 के अंदर इंटरमीडिएटरीज रेगुलेशन आई थी। 2008 के बाद 2014 के अंदर आपकी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रस्ट रेगुलेशन आई थी। साथ साथ लिखूं क्या? रुको, लिख ही देती हूँ, एक सेकेंड। दिस इज इंटरमीडिएटरी रेगुलेशन आपकी 2008 के अंदर आई थी। आफ्टर दैट आपकी 2014 के अंदर ये रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट्स आई थी। 2014 के अंदर 2018 के अंदर आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज भी स्टार्ट हुआ था। सेम 2018 वाले ईयर के अंदर ही आपका आईसीडीआर रेगुलेशन भी आई थी। और इनके बीच में आपका लिस्टिंग ऑब्लिगेशन जब वो 2015 के अंदर आई थी। तो इस हिसाब से आप इनको अरेंज कर सकते हो सीक्वेंस में। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओनली। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीवी वैल्यू, पीवी रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। डाटा गिवन है आपको फिक्स्ड कॉस्ट, सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे जो आपका पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला यूज होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आप एक्चुअल सेल गिवन और फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा आपका, रुको ये लिखती हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट। ये थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना है बिकॉज आई थिंक इट टेक प्रॉब्लम। ब्रेक इवन सेल में होता है आपका सेल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स कितनी है? सेल्स है मैम मेरी 48,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? 8,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका आ जाएगा 40,000 पे। अब जब ब्रेक इवन पॉइंट आपका 40,000 पे आ रहा है तो यहां से आप ब्रेक इवन सेल्स भी निकाल सकते हो। इवन ब्रेक इवन सेल्स के लिए आप लगाओगे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल के लिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। ब्रेक इवन सेल मेरी यहाँ पे 40,000 है, ठीक है जी। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे मेरी कितनी दे रखी है? फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, 12,000। तो यहाँ से मेरी पीवी रेशियो निकल कर आ जाएगी
तो पीवी रेशियो आएगी आपकी फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन सेल, दैट इज 12,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100। जीरो से जीरो गई, 4 3 are 12 and the 30% is here the correct answer। समझ में आया? ये एक बार दोबारा से करवा दूं, एक बार कर ही लो क्योंकि मेरे को इतनी खिचड़ी समझ में नहीं आ रही। देखो इसमें सबसे पहले हमें ना ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला हमने यूज किया है, टोटल सेल में से जब मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल निकाल दूंगा तो मेरी ब्रेक इवन सेल आ जाएंगी। टोटल सेल मेरी 48,000 दे रखी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली सेल मेरी 8,000 है, तो मेरी ब्रेक इवन सेल जो है वो 40,000 आ गई। जब मेरे पास मेरी ब्रेक इवन सेल्स आ गई तो मैं अब अपनी पीवी रेशियो निकाल सकता हूँ। पीवी रेशियो के लिए मैं जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा वो होगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 12,000 थी। फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 12,000 थी, ब्रेक इवन सेल मेरी 40,000 थी। 3 जीरो से 3 जीरो समझो यहाँ कट गई हैं, जिसको मैं लिख के जगह नहीं खराब करूंगी। मल्टीप्लाई करना है आपको इसको 100 से, एंड 0 to 0, 4 3 are 12 एंड 3 0 इज इक्वल टू 30%। यहाँ आपका आंसर निकल कर आ गया है। समझ में आया है? अरे बोलो, अब तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है, क्या होमवर्क में दे दूं? चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन करवा देती हूँ जो हमने अभी यहाँ ये क्वेश्चन छोड़ा था ना, क्वेश्चन नंबर 66। ये बच्चे ये वाला क्वेश्चन सारे होमवर्क में करके लेके आएंगे। डोंट वरी, मैं होमवर्क हमेशा करवाती हूँ, तुमने देखा भी है, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल हमारी, और उस रेगुलर क्लास का ही फ्लो ना टूटे इसीलिए आज मैंने इतनी संघर्ष भरी क्लासेस तुम्हारी ली है, जिसमें काफी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल आई, बट ठीक है, ओवरऑल चीजें मैनेज हो गई, है ना। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बतानी है मुझे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले मीन पता होना चाहिए। मीन मेरा निकलेगा 1 to 7, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, 7 plus 8, 8 8 16, 16 and 16 17 18 19, 19 plus 9, 9 9 जा 18, 18 का 8 एंड ये निकलेगा 28। तो सम निकल गया 28, टोटल वैल्यू है 7। तो आपका जो मीन वैल्यू आएगी दैट इज 4। अदरवाइज आप मीन वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते थे, पीछे तक के 3 काटे आगे के 3 काटे, तो आपकी मीन वैल्यू जब भी 4 आ जाती। तो इन शॉर्ट इतना हम चेक करके नहीं चलेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी मीन वैल्यू चाहिए जो कि आ गई 4। मीन आ गया, कितना आ गया मैम? मीन आ गया 4। अब निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे निकालना पड़ेगा एक तरीके से वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी तो सीधा फॉर्मूला होता है ना, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। लेट मी चेक, वेट एक सेकंड रुकना प्लीज, कि इसका भी डायरेक्टली भी एक फॉर्मूला होता है। ये मेथड तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा हो जाएगा। फॉर्मूला तो होता है जरूर भैया। यस, ये रहा, रूट एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला है आपका रूट एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। एन है यहाँ आपका 7, 7 7 जा 49, 49 माइनस 1 48,
डिवाइडेड बाय 12। 12 48, तो 12 4 जा, तो यहाँ से आ गया 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं, आई थिंक ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। जब फिर इसका हम रूट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 2 दे रखा है ऑफकोर्स। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, एन स्क्वायर माइनस 1। अच्छा 4 की वैल्यू ये आई है ना, तो रूट को तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, रूट भी तो सॉल्व होगा, तो रूट सॉल्व करके ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, दैट इज 2। दोबारा बताऊं क्या? सुन लो एक बार, किसी को डाउट रहा हो तो। फॉर्मूला है आपका रूट एन स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। एन की वैल्यू है यहाँ पे आपकी 7, 7 का स्केयर होता है 49, 49 में से 1 माइनस करेंगे आएगा आपका 48, 48 डिवाइडेड बाय 12 का रूट बनेगा। जब आप इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका रूट 4, रूट 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओनली। गॉट इट? फाइनली बड़ी जद्दोजहद, बड़ी क्या कहूँ अब, जो भी है मेहनत लगी है, तुमने देखा भी है। बीच में कुछ छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज भी आए, ये तो आते जाते रहेंगे, हमें अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है। बिकॉज जब मैम आपने खुद बोला था कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, तो अब आप हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तो ये चीजें बोलने का मैं तुम्हें बिल्कुल मौका नहीं देने वाली हूँ। बट एट लास्ट ये है, तो मेरा मोटिवेशन सिर्फ तुमसे आएगा। सो एट लास्ट वेरी 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 बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। क्लास में लास्ट तक जो आप बने रहते हो, बस यही एक खुशी है। गॉट इट? चलिए आज के क्लास को इतना ही खत्म करते हैं। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।